नेक्स्ट आर्टिकल है टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मोशन। जो पार्टिकल की मोशन पाथ में होती है तो उस पाथ में कहाँ पे पार्टिकल हमारे पास जो टर्न होता है तो ऐसे पॉइंट को हम जो है टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। और टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मोशन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है जिसका कि मास म्यू है, जिसको हम रिड्यूस मास लेते हैं, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है उसके लिए एक्सप्रेशन हमने पहले निकाला हुआ है, जो कि हमारे पास क्या होता है E=1/2 म्यू आर डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 एल स्क्वायर बाई म्यू आर स्क्वायर प्लस यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीन टर्म्स होती है तो यहाँ पे हमें बोलते हैं कि जो यू होती है वो हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हमारे पास जो इस तरह से रिलेट होती है, U=- G m1m2 डिवाइडेड बाई आर। तो इसलिए जो यहाँ पे हमारे पास U है, इस U की जगह हम -k/r भी ले सकते हैं। तो E की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एल स्क्वायर बाई म्यू आर स्क्वायर और प्लस U, लेकिन U है -k/r, तो -k/r हम यहाँ पे ले सकते हैं अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का केस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर है ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1/2 एम आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो एम यहाँ पे रिड्यूस मास म्यू है और वेलोसिटी यहाँ पे आर डॉट का स्क्वायर है, और जो -k/r है वो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, और जो एल स्क्वायर बाई 2 म्यू आर स्क्वायर है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल पोटेंशियल एनर्जी हम इसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास तीन डिफरेंट टर्म का सम है, जिसमें पहली जो टर्म है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारे पास यहाँ पे जो है -k/r पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो हमारे पास U प्लस एल स्क्वायर बाई 2 म्यू आर स्क्वायर है इसको हम -k/r प्लस एल स्क्वायर बाई 2 म्यू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि U की वैल्यू -k/r है। तो इसलिए हम इसको एक नाम देते हैं इस वाली टर्म को इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास सम होती है सेंट्रीपिटल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसलिए हम इसको इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और इसको हम U डैश से यहाँ पे लिखते हैं। तो U डैश कैन बी टेकन एज -kr प्लस एल स्क्वायर बाई 2 म्यू आर स्क्वायर। तो इसलिए U डैश में हमारे पास जो दो डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी आती है, सेंट्रीपिटल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें जो बाद वाली टर्म है इसको हम यहाँ पे U डैश से लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा E=1/2 म्यू आर डॉट का स्क्वायर प्लस U डैश। तो इसलिए E विल बी इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी आई, लेकिन बोलता है कि टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है। तो बोलता है कि द पॉइंट एट विच टोटल एनर्जी E ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी U डैश। बोलता है जहाँ पे E जो है U डैश के बराबर होता है, ऐसे पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास जीरो हो जाती है। जीरो का मतलब कि जैसे कोई चीज़ टर्न लेती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हम जीरो लेते हैं। तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी टर्निंग पॉइंट पे हमारे पास जीरो हो जाती है। तो इसलिए E विल बी इक्वल टू U डैश एट द टर्निंग पॉइंट। तो अगर टर्निंग पॉइंट पे E इक्वल टू U डैश होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 म्यू आर डॉट का स्क्वायर वो हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि E इक्वल टू U डैश तभी हो सकता है जब ये टर्म हमारे पास जो जीरो के बराबर है।
तो ए अगर जीरो होगी इसका मतलब कि 1/2 और म्यू तो जीरो हो नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आर डॉट डैश का स्केयर जो कि वेलोसिटी है वो हमारे पास जो है जीरो होगी। तो इसलिए टर्निंग पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी होती है आर डॉट वो हमारे पास जो जीरो होती है। बोलता है दस एट ए पॉइंट रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड ए टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट की ये भी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास जो जीरो होती है। तो इसलिए ई विल बी इक्वल टू यू डैश व्हेन दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी जीरो व्हेन आर डैश विल बी जीरो। तो एक तो होगी कि टोटल एनर्जी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर जिस पॉइंट पे होती है उसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। और दूसरा डेफिनेशन टर्निंग पॉइंट की होगी कि जिस पॉइंट पे रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो आर डॉट जहाँ पे जीरो होता है वो भी टर्निंग पॉइंट होता है और जहाँ पे ई इक्वल टू यू डैश होता है वो भी हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि जनरली पेपर में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन इसेंट्रिसिटी एंड एनर्जी। तो जैसे कि हमारे पास चार पाथ हमने पहले लिए थे कॉनिक सेक्शन में, एक पैराबोलिक और सर्कुलर और हाइपरबोलिक और इलिप्स। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इसेंट्रिसिटी होती है, वो जो हमारे पास डिफरेंट पाथ होते हैं वो इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं लेकिन इसेंट्रिसिटी का एनर्जी के साथ हमारे पास जो रिलेशन होता है उसको रिलेशन को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बोलता है कि हमने टर्निंग पॉइंट की बात की, तो टर्निंग पॉइंट पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है ई इक्वल टू यू डैश, या हम ई को लिख सकते हैं यू डैश। यू डैश की वैल्यू होती है माइनस के बाई आर प्लस एल स्केयर बाई टू म्यू आर स्केयर। तो माइनस के बाई आर पोटेंशियल एनर्जी होती है और एल स्केयर बाई टू म्यू आर स्केयर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इसको अगर हम रीअरेंज करें, मतलब एल स्केयर बाई टू म्यू आर स्केयर माइनस के बाई आर माइनस ई विल बी इक्वल टू जीरो। तो सारी टर्म हम एक ही साइड में ले लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी और राइट साइड में हमारे पास जीरो रहेगा। फिर जैसा कि हम पुट करते हैं कि आर को हम 1/u ले लेते हैं, तो आर को अगर हम 1/u लेंगे तो 1/r u के बराबर होगा। तो इसलिए 1/r स्केयर हमारे पास u स्केयर बनेगा और 1/r हमारे पास u बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है u में, u स्केयर u माइनस c। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के लिए हम जैसे कि रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स क्या होते हैं माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे a की वैल्यू एल स्केयर बाई टू म्यू है, b की वैल्यू माइनस के है और c की वैल्यू माइनस ई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं या रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये है u में, तो इसलिए u की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी। तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस के हो गया प्लस के, प्लस माइनस ऑफ बी स्केयर, तो बी है माइनस के तो माइनस का स्केयर प्लस तो के स्केयर और माइनस 4ab का अंडर रूट, तो माइनस और 4ac, तो माइनस 4a है एल स्केयर बाई टू म्यू और c है माइनस c। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम जब -4 के साथ लेंगे तो ई के साथ भी माइनस है तो माइनस और माइनस हमारे पास जो प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, लेकिन ये है एल स्केयर बाई टू म्यू, तो 2 इंटू एल स्केयर बाई टू म्यू वो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे एल स्केयर बाई म्यू हमारे पास बचेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास ये दो रूट्स आएंगे। दो रूट्स कैसे हुए, एक प्लस के साथ और एक
माइनस के साथ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आया। अब हम क्या करेंगे कि जो म्यू बटे में है अगर हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा म्यू के और प्लस माइनस ऑफ म्यू के स्क्वायर प्लस 4a, और जो बाहर म्यू है अगर हम इसको अंदर ले जाएंगे तो अंडर रूट के अंदर बाहर वाला म्यू जाके म्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ पे म्यू स्क्वायर बटे में म्यू है तो एक म्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास जो म्यू ही बचेगा। तो ऐसा जब हम करेंगे तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो u विल बी इक्वल टू के, लेकिन म्यू भी हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो म्यू के बाई एल स्क्वायर। तो हमारे पास म्यू के बाई एल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ यहाँ पे अंदर गया म्यू स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय L4, क्योंकि यहाँ पे नीचे एल स्क्वायर है लेकिन अनरूट के अंदर हम इसको ले जाते हैं तो एल स्क्वायर का L4 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे L4 बन गया और प्लस ऑफ यहाँ पे 2 4 से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2e एल स्क्वायर बाई म्यू आएगा। तो लेकिन यहाँ पे 2e म्यू जो यहाँ से हम ऊपर ले गए हैं और अंदर जाके जिसको मल्टीप्लाई किया है म्यू स्क्वायर का म्यू कैंसिल हो गया है, एक म्यू, तो यहाँ पे एक म्यू बचा हुआ है लेकिन यहाँ पे भी एल स्क्वायर है तो ये ब्रैकेट के अंदर जाता है तो ये L4 बन जाएगा, मतलब अनरूट के अंदर जाता है तो L4 बन जाएगा, लेकिन एल स्क्वायर यहाँ पे भी है तो इसलिए एल स्क्वायर और L4 कैंसिल हो जाएगा तो एक ही एल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बचेगा। लेकिन जो u को हमने लिया वो 1/r लिया हुआ है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन आई इसमें अगर हम u को 1/r लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी 1/r इक्वल टू म्यू के बाई एल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ। तो इसका मतलब 1/r की यहाँ पे दो वैल्यू हैं, दो कैसे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। लेकिन जो प्लस के साथ है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन जो माइनस के साथ है वो मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि ऐड करने पे टर्म जो हमारे पास क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और सब्ट्रैक्ट करने पे वो घट जाती है। तो ये u की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हम प्लस साइन यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है, और u की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब हम माइनस साइन लेंगे। तो इसका मतलब u मैक्सिमम हमारे पास प्लस साइन के बाद बनेगा, u मिनिमम हमारे पास जो माइनस साइन के साथ बनेगा। लेकिन अगर हमने u को 1/r ले लिया तो उल्टा होगा, u प्लस साइन के साथ मैक्सिमम बन रहा था लेकिन 1/r मिनिमम वो हमारे पास प्लस साइन के साथ यहाँ पे हमें मिनिमम लिखना पड़ेगा, क्योंकि u मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे u मैक्सिमम लेते हैं प्लस के साथ तो u विल बी मैक्सिमम कब, जब u मैक्सिमम होगा तो r मिनिमम होगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो जब u मैक्सिमम होगा तो r मिनिमम होगा। तो इसलिए यहाँ पे u मैक्सिमम हम प्लस के साथ लेंगे तो u मैक्सिमम को आपको 1/r मिनिमम लिखना पड़ेगा। तो 1/r मिनिमम ये है u मैक्सिमम, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि u मैक्सिमम इज़ 1/r मिनिमम। तो कोई चीज़ मैक्सिमम कब होती है, जब उसके बटे में छोटी सी छोटी टर्म हो। जैसे हम 100/1 करेंगे तो 100 होगा, अगर हम 100/50 करेंगे तो वो हमारे पास 2 होगा सिर्फ। तो इसलिए बटे में जितनी छोटी रकम हमारे पास है अगर टर्म, तो वो हमारे पास उतनी ही बड़ी टर्म होगी। तो u मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम व्हेन r विल बी मिनिमम। तो अगर हम u की जगह 1/r कर रहे हैं तो हमें वो 1/r मिनिमम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने u की जगह 1/r मिनिमम लिया अगर यहाँ पे प्लस साइन लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं तो u तो मिनिमम होगा, तो u तो मिनिमम होगा लेकिन r हमें मैक्सिमम लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/r मैक्सिमम यहाँ पे लिखा, लेकिन साइन यहाँ पे हमने माइनस लिया। तो ये इक्वेशन 2 और 3 हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो कॉनिक की
इक्वेशन हमने पहले फाइंड आउट की है उसको यहाँ पे लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक जो हमने लास्ट आर्टिकल में फाइंड आउट की थी वो हमारे पास है 1/r इक्वल टू म्यू के बाई एल स्क्वायर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ऊपर जाके r⁻⁻1 होगा। तो इसलिए हमारे पास r⁻⁻1 का डेरिवेटिव माइनस r⁻⁻2 होगा जो कि 1/r² होगा, और साथ में dr/dt आएगा जिसको कि हम r डॉट लिखते हैं। तो ये हमारे पास -1/r² इंटू r डॉट, और राइट साइड में हमारे पास -a थीटा डॉट इंटू साइन थीटा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे d/dt तो इसको हम क्या लिख सकते हैं d/d थीटा इंटू d थीटा/dt। तो d थीटा/dt थीटा डॉट होता है, और d/dt ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे होता है। तो इसलिए थीटा डॉट और माइनस साइन थीटा हमारे पास आया हुआ है। तो यहाँ पे r डॉट की वैल्यू हमारे पास जो है आ जाएगी, जो कि r² a थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन बोलता है कि टर्निंग पॉइंट पे ये जो थीटा डॉट होता है हमारे पास 0 होता है। तो टर्निंग पॉइंट पे अगर हमारे पास थीटा डॉट 0 होता है, सॉरी r डॉट 0 होता है टर्निंग पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन हमारे पास की क्या बन जाएगी, दिस वन। लेकिन r² और a की तो एक वैल्यू है, वो हमारे पास 0 नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास 0 हो सकता है वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा हो सकता है। तो जब साइन ऑफ थीटा 0 होगा तो मतलब थीटा n पाई होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। तो इसलिए थीटा जब n पाई होगा तो तभी हमारे पास जो साइन ऑफ थीटा 0 होगा। इसका मतलब थीटा n पाई है। तो बोलता है कि टर्निंग पॉइंट अकर्स एट वेरियस वैल्यू ऑफ द थीटा गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो जहाँ पे भी हमारे पास थीटा की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सभी वैल्यू पे हमारे पास टर्निंग पॉइंट आएगा। क्योंकि हमने चले कहाँ से थे हम, इस इक्वेशन से, कि टर्निंग पॉइंट वो होता है जब r डॉट 0 होता है, और r डॉट 0 होगा तो कब 0 होगा, जब साइन थीटा 0 होगा। तो इसलिए टर्निंग पॉइंट मतलब r डॉट 0 तभी होगा जब थीटा n पाई होगा। तो जब थीटा की वैल्यू एक पाथ में, जो कि हमारे पास बाउंड पाथ है, उस पाथ में थीटा की वैल्यू 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई होगी, तो तभी हमारे पास जो है टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आएगा। तो बोलता है मान लो कि हम थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं और n इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जब हम n इक्वल टू 0 लेते हैं तो थीटा भी हमारे पास 0 होगा। तो थीटा 0 होगा तो हमारे पास जो कॉनिक इक्वेशन हमने पहले लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो कॉस ऑफ 0 हमारे पास जो 1 के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 1/r मिनिमम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो रीज़न मैंने वही बताया कि ये हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, क्वांटिटी जो राइट साइड में है, राइट साइड की क्वांटिटी मैक्सिमम तब होगी जब यहाँ पे प्लस हमारे पास होगा, मतलब कॉस ऑफ थीटा हमारे पास 0 होगा। तो कॉस ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे +1 आएगा। लेकिन अगर हम कॉस ऑफ पाई लेते हैं तो कॉस ऑफ पाई हमारे पास -1 होता है, तो ये आपकी मिनिमम बन जाएगी क्वांटिटी। तो 1/r विल बी मैक्सिमम व्हेन हियर विल बी प्लस साइन। तो 1/r मैक्सिमम कब होगा, जब r हमारे पास जो मिनिमम होगा। तो 1/r, तो r जब हम कम से कम लेंगे तो 1/r की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 100/1 ज़्यादा होता है
और 100/50 कम होता है। तो बटे में जितनी कम क्वांटिटी हो उतनी ही वो क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 1/r कैन बी रिटन एज 1/r मिनिमम। देन वी कैन टेक दिस प्लस साइन। तो प्लस साइन होगा तो राइट साइड की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए 1/r मिनिमम विल बी इक्वल टू μk/L² प्लस a cos ऑफ 0, जो कि प्लस साइन यहाँ पे आया हुआ है प्लस a। लेकिन अगर हम n1 लेते हैं और थीटा हम पाई लेते हैं तो उस केस में क्या बनेगा, ये हमारे पास ये वाला लेसन, जब हम थीटा पाई ले लिया तो थीटा पाई यहाँ पे माइनस साइन आएगा जो कि मिनिमम होगा। मतलब ये वाली टर्म मिनिमम कब होगी, जब r हमारे पास जो मैक्सिमम होगा। क्योंकि बटे वाली टर्म अगर सब बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्वांटिटी उतनी छोटी आती है। तो इसलिए इसको हमने मिनिमम रखने के लिए, राइट साइड को मिनिमम रखने के लिए कॉस ऑफ थीटा हमारे पास जो माइनस ए अगर आता है, मतलब कॉस ऑफ पाई, तो यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन ये हमारे पास जो मिनिमम बनेगी तो आर हमारे पास मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/r है। तो 1/r मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाली टर्म मैक्सिमम होगी। तो इसलिए ये हमारे पास 1/r मैक्सिमम विल बी इक्वल टू μ/k² प्लस a cos ऑफ पाई। तो ये हमारे पास μk/L² माइनस a। तो ये हमारे पास 6 और 7 नंबर इक्वेशन आई। ऐसी ही इक्वेशन हमारे पास ऊपर भी आई हुई है, r मैक्सिमम 1/r मैक्सिमम 1/r मिनिमम। तो बोलता है कि अगर उन इक्वेशंस के साथ जो कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हमारे पास आई थी, तो 2 और 3 की इक्वेशनों के साथ अगर हम कंपेयर करें, चाहे आप 2 और 6 को कर लो, चाहे आप 3 और 7 को कर लो, अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे हमारे पास a की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो दोनों साइड 1/r मिनिमम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी 2 और 6 की। तो इसलिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें अगर हम μk/L² बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे तो 1 रह जाएगा अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a की म्यू है, लेकिन हमने निकाला बाहर μ² है। तो इसलिए यहाँ पे बटे में म्यू हमें लेना पड़ेगा k², और यहाँ पे 2EL² 1/2, क्योंकि यहाँ पे हमने L² बाहर कॉमन लिया है, तो L4 बाहर लिया है, तो इसलिए L² ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। लेकिन हमें पता है कि L² a/q म्यू इसेंट्रिसिटी होती है। तो हम क्या करें, इस L² को हम इधर को ले जाएं a के साथ में, और म्यू को हम लेफ्ट साइड में बटे में ले जाएं। तो ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी बन जाती है कि a L² ऊपर बन गया और म्यू के नीचे बन गया, जो कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, वो हमने पिछले आर्टिकल में भी निकाली हुई है। तो इसलिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगी और राइट साइड में वो ब्रैकेट वाली टर्म ही रह जाएगी, सिर्फ 1 + 2EL² μk² e⁻⁴ 1/2। और हमें ये पता है कि जब इसेंट्रिसिटी 1 > 1 होती है तो जो कॉनिक होता है वो हाइपरबोला होता है, मतलब जो पाथ बनेगा हमारे पास, उस जो पाथ है वो हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है या सर्कल है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इसेंट्रिसिटी कितनी है। तो इसेंट्रिसिटी > 1 होती है तो कॉनिक हमारे पास हाइपरबोला होता है, मतलब सेंट्रल फोर्स फील्ड में जो पार्टिकल मूव करता है उसका जो पाथ होता है वो हाइपरबोला होता है, अगर इसेंट्रिसिटी > 1 है। अगर इसेंट्रिसिटी 1 है तो कॉनिक पैराबोला होता है, अगर इसेंट्रिसिटी <1 है तो वो हमारे पास एलिप्स होता है, और इसेंट्रिसिटी 0 है तो वो हमारे पास एक सर्कल होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन ये है हमारे पास इसेंट्रिसिटी के साथ में
रिलेशन, और यही रिलेशन हम एनर्जी के साथ भी देख सकते हैं, पार्टिकल की जो एनर्जी है उसके साथ भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पेपर में डिराइव करने के लिए आता है कि इसेंट्रिसिटी और एनर्जी के बीच का रिलेशन, एनर्जी ये वाली है और इसेंट्रिसिटी ये वाली है, तो इस रिलेशन में इसेंट्रिसिटी और एनर्जी दोनों हैं। लेकिन अगर हम एनर्जी के हिसाब से जो पार्टिकल का कॉनिक या पाथ है वो अगर हम देखें तो हम एनर्जी के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो जैसे हम पहली कंडीशन लेते हैं इसेंट्रिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगी? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्रेटर देन 1 तभी होगी अगर ये एनर्जी हमारे पास जो है ग्रेटर देन 0 होगी। अगर एनर्जी 0 होगी तो इसेंट्रिसिटी तो 1 ही होगी, लेकिन इसेंट्रिसिटी चाहिए ग्रेटर देन 1। तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 करने के लिए एनर्जी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 है, मान लो 0 हुई तो इसेंट्रिसिटी 1 ही आएगी। लेकिन पहली कंडीशन है हमारे पास इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 कैसे आएगी? अगर एनर्जी हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो ग्रेटर देन 0 लेंगे, चाहे वो डेसिमल में ही है चाहे, तो ये टर्म डेसिमल में भी होगी तब भी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होने के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब डेसिमल में भी हो सकती है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है और एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो पाथ कॉनिक का हमारे पास जो हाइपरबोला होता है, तो कॉनिक केक का हाइपरबोला हमारे पास होता है। और दूसरी कंडीशन होती है कि इसेंट्रिसिटी जब 1 होती है तो पाथ पैराबोला होता है। और यही चीज़ अगर हम एनर्जी की फॉर्म में बोलना चाहेंगे तो इसेंट्रिसिटी 1 होनी चाहिए तब कॉनिक पैराबोला होता है। तो इसेंट्रिसिटी 1 कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग विल बी 0, तो इसेंट्रिसिटी 1 बन जाएगी। तो इसलिए एनर्जी शुड बी 0 फॉर इसेंट्रिसिटी 1। और हम क्या बोलेंगे कि व्हेन एनर्जी विल बी 0 पाथ विल बी ए पैराबोला, और व्हेन एसेंट्रिसिटी इज 1 पाथ विल बी कॉनिक विल बी ए पैराबोला। और तीसरी है हमारे पास कि जब एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है तो हमारे पास कॉनिक एक इलिप्स होता है। तो एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 कैसे बनेगी वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एसेंट्रिसिटी लेस हमारे पास कैसे बनेगी, लेस देन 1 कैसे बनेगी? जब हम ई को 0 से कम लेंगे, व्हेन ई विल बी लेस देन 0, इन दैट केस इसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन 1। तो अगर हमने ई को ले लिया -0.1, तो -0.1 ये कुछ टर्म और भी है कांस्टेंट, तो हमारे पास एक माइनस में टर्म आएगी जो कि 1 से माइनस होगी। तो 1 से माइनस आएगी तो एप्सिलॉन लेस देन 1 आएगा। तो एप्सिलॉन को लेस देन 1 करने के लिए ई भी हमारे पास जो है 0 से कम होना चाहिए। और उसी तरह से इसेंट्रिसिटी 0 कैसे बनेगी? यहाँ पे अगर ये हमारे पास 1 है और ये जो सारी क्वांटिटी है अगर -1 बनती है तो 1 - 1 विल बी 0। तो इसका मतलब है कि इसेंट्रिसिटी को 0 बनाने के लिए राइट हैंड साइड की जो दोनों टर्म हैं वो हमारे पास 1 और -1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2EL² बाई म्यू के स्क्वायर का अंडर शुड बी -1। तो अगर 2EL² बाई म्यू के स्क्वायर हमारे पास -1 होगा तो इसका मतलब ई कितना होगा, -μ के स्क्वायर बाई 2L²। ये होना चाहिए -1 के बराबर। तो अगर ये -1 होगा तो ई विल बी -μ के स्क्वायर बाई 2L², तो तभी इसेंट्रिसिटी 0 होगी। तो हम या तो बोल सकते हैं इसेंट्रिसिटी की फॉर्म में कि कॉनिक पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या सर्कल होगा, वो इन इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पे। ई ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला है, ई इक्वल टू 1 है तो पैराबोला है,
एप्सिलॉन लेस देन 1 है तो इलिप्स है, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 है तो सर्कल है। लेकिन अगर हमने एनर्जी की फॉर्म में ये चीज़ बतानी है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो वो पैराबोला होगा, एनर्जी इक्वल टू 0 है तो वो पैराबोला होगा, एनर्जी लेस देन 0 है तो वो इलिप्स होगा, एनर्जी इक्वल टू माइनस म्यू के स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर है तो वो एक सर्कल होगा। तो इस तरह से ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास केपलर्स के लॉ हैं उनमें ये चीज़ वहाँ पे यूज़ होती है कि जो हमारे पास हमारे पास प्लेनेट हैं वो अर्थ के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, और इलिप्स के केस में जो हमारे पास एनर्जी होती है वो लेस देन 0 होती है। तो ये चीज़ हमें वहाँ पे यूज़ करेंगे।